टोंक में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस समिट का आयोजन राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के तहत निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। समिट के दौरान मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए ERCP यानी कि पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर लटकाने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन आगामी 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का शिलान्यास करने जा रहे हैं। विकसित राजस्थान बनाने का जो सपना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने देखा है, पूरे राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश और विदेशों में जाके हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए जो वातावरण बनाया है, उसका सबसे बड़ा मकसद है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। कि जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान बहुत पीछे चला गया, ये कर्जे के जाल में चला गया। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान खुद सेल्फ यहाँ का आदमी को रोजगार मिले। यहाँ पे जिस तरह से आज हम महाराष्ट्र की ले लो, कर्नाटक की ले लो, आंध्रा की ले लो, जिन स्टेटों को हम बहुत विकसित मानते हैं, आज यूपी जिस तरह से प्रोग्रेस की, राजस्थान में प्रोग्रेस करे, इसके लिए हमने उद्यमियों को जो भी सुविधा मिले सारी देने के लिए राजस्थान सरकार कर संकल्प है। हमने जिले के अंदर भी कि यहाँ पे क्योंकि कोई इंडस्ट्री की काफी कमी की वजह निवाई क्षेत्र को अपन देखें तो वहाँ से बहुत ज्यादा इंडस्ट्री, बाकी पूरा क्षेत्र बगैर इंडस्ट्री की उद्योगिक कम है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग आए, यहाँ उद्योग का वातावरण हम बनाने जा रहे हैं। लोगों को जो भी तकलीफ है काम करने में तो हम सारी सुविधाएं देंगे, जिससे टोंक जिले के बच्चों को भी रोजगार मिले। टोंक जिले के अंदर जो बेरोजगारी होती है इसके लिए आज ये इन्वेस्टमेंट समिट जो इसी का 15 दिसंबर को शिलान्यास होगा ERCP का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 100% उस सारी तैयारी हो गई, पूरे MOU कंप्लीट हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी साथ में प्रधानमंत्री के सामने तो MOU करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ मूल जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी के समय के अंदर जो पानी जो हमें मिल रहा था, 2400 MCM पानी मिल रहा था, और कांग्रेस वाले कह रहे थे कि आपने सरकार बनने के बाद में जो समझौता किया है वो गलत किया है, राजस्थान के पानी का कम लिया है, केवल 1700 MCM पानी लिया है। जबकि आज जब हमने पूरी कैलकुलेशन कराई, सारी उसकी फिजिबिलिटी देखी, तो लगभग हमें 4000 MCM पानी। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आने वाले समय में राजस्थान के जिले में इंडस्ट्री है, स्टोन इंडस्ट्री है, उसका एक टाइप में उत्पादन हो, उसके लिए भी MOU है। इसके अलावा कई और MOU यहाँ पर हुए हैं और उसके माध्यम से मैंने विश्वास दिलाया है हम सबने कि जो भी यहाँ MOU है उसको धरातल पर हम उतारेंगे, उसका पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। अब एक सरकार ने एक ऐप बनाया है, ऐप के माध्यम से इनका MOU होगा। जो MOU हो रहे हैं उन्हें अधिकारियों की जिम्मेदारी दी जाएगी और उस समय समय पर अधिकारी MOU करने वाले उद्यमी से संपर्क करेंगे, उनको आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे और हम इनको एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएंगे। जहाँ जहाँ भी जो समस्याएं आई है उस समस्या के लिए समाधान के लिए अधिकारियों को दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, ताकि हमारे जितने भी MOU है वो धरातल पर उतरे और ये समय रहते हुए इनका हम धरातल पर उतार करके और आगे रोजगार के जो जितनी संभावना है वो बढ़ेगी। जिस तरह से आज राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे देश से में एक वातावरण बना है और इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वातावरण लगातार बना रहे और यहाँ आने वाले उद्यमी को हम स्वागत करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। उद्यमी हमारा आने वाला हमारा मेहमान है, उसका निश्चित रूप से हम स्वागत करते हुए उसको सहयोग करेंगे पूरी तरह से। राज्य सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों के स्तर पर कोई समस्या नहीं आने। और इंडिया वॉइस ने कोटा के रोड नंबर 7 पर पूजा घी के नाम पर रोजाना 5000 लीटर से ज़्यादा नकली घी बनाए जाने की खबर चलाई। इसके बाद घी माफियाओं में हड़कंप मच गया। यह नकली घी पारस जैसे बड़े ब्रांड के डिब्बों में पैक कर पूरे हाड़ौती सम्मान में भेजा जा रहा है। इंडिया वॉइस द्वारा इस मामले का भंडाफोड़ किया गया, जिसके बाद नकली घी माफियाओं ने आनन फानन में ट्रकों के जरिए यहां से नकली घी और हानिकारक सामग्री को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस नकली घी को जानवरों की चर्बी और खतरनाक एसेंस का उपयोग करके बनाया जा रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। खबर के बाद कोटा शहर में रहने वाले लोग अपने घरों से इस घी को बाहर फेंकने लगे हैं और दुकानदारों ने भी इसे गायब कर दिया है।
इस घटना के बाद कोटा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को समय रहते ही इस अवैध व्यापार पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर रोक लग सके। परशुराम लिखा हुआ घी है, अब ये 800 ml लिखा हुआ है और 220 रुपए की MRP में खरीदी। अब आप ये देखिए कितना देहात की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। तो इस प्रकार का जो नकली घी वाले, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनको भगवान का भी डर नहीं लगता है, ऊपर वाले का भी डर नहीं लगता है। आज इस घी को उस घर के अंदर मिठाई बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, बीमारियाँ होएगी, कैंसर होएंगे, दुनिया भर के नुकसान, हेल्थ के उसका नुकसान होता है। तो इस प्रकार के लोग जो है नहीं डरते। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस प्रकार का जो नकली घी जो देहात के अंदर जिस प्रकार से हो रहा है, शहर के अंदर तो फिर नाम जो है पारस का नाम दे दिया, राम नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया और 220 रुपए के अंदर घी दे रहा है। अब 220 रुपए के अंदर 800 ml का घी का 1 किलो का डिब्बा दे रहा है। वो क्या दे रहा है, इसमें क्या पॉइजन है, जहर है, क्या चीज है इसमें, और इसमें लिख दिया पूजा के यूज में आएगा। अब पूजा के यूज में क्या आएगा, पूजा के नाम से जो घी बिकेगा उसी से मिठाइयाँ मिटती है, उसी से रोटी चुपड़ती है, उसी से बच्चों को जो है महिलाएं उसको परोसती है। तो मेरा निवेदन है, देहात की जनता से भी निवेदन है कि ब्रांडेड घी आप सरस का ही यूज करें। देहात के अंदर भी हमने हमारे जो जगह जगह पार्लर है, जगह जगह हमारे बूथ है, देहात के अंदर भी हमने बूथ खोल रखे हैं और हम जो है बूथ खोल रहे हैं। लेकिन ये इस प्रकार के जो नकली घी है इनको जो है वो करें। मैं सरकार से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा शुद्ध के साथ युद्ध का अभियान सरस डेयरी से विजिलेंस टीम के साथ हम चालू कर रखा है, लेकिन सरकार भी इस पे जो है पूरा ध्यान दे। हम भी पूरी सूचना देते हैं, कार्रवाइयाँ भी सरकार की तरफ से होती है, लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान जरूरी देना होगा क्योंकि लोग इस प्रकार के जो मिलावटी चीज़ें खा खा के बीमार हो रही है, कैंसर की शिकार हो रही है, दुनिया भर की बीमारियाँ हो रही है। आज हमारे 18-20 साल के बच्चे की हालत देखो, क्योंकि वो खा क्या रहा है, वो तो पॉइजन खा रहा है, जहर खा रहा है, मिलावटी चीजें खा रहा है। आज इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है अभी हम लेब से टेस्ट कराएंगे। आज लेट हो गया, कल हम इसको लेब में टेस्ट कराएंगे और कल मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। ये भी मैं बताऊंगा आपको रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से कि इसके अंदर क्या क्या मिलावट है। पूरी मेरी आज लेब में टेस्टिंग नहीं हुई, कल टेस्ट करके बताऊंगा। और बीकानेर जिले में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत अवैध नर्सिंग होम, फर्जी झोला छाप चिकित्सक, अवैध मेडिकल लैब और एक्सरे सोनोग्राफी सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हालांकि ये कार्रवाई मीडिया में सुर्खियां बताने के लिए की गई, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई अवैध संस्थान फिर से बिना किसी कठोर कार्रवाई के वापस खुलाए हैं। बीकानेर के कार्यवाहक CMHO डॉक्टर राजेश गुप्ता और ज्वाइंट डायरेक्टर चौधरी ने इस पूरे मामले में जांच करने के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान न तो पुलिस को साथ लिया गया, न ही संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी या तहसीलदार को बुलाया गया, जो कि सामान्य तौर पर ऐसी कार्रवाई में शामिल होते हैं। इसके अलावा कार्रवाई के बाद उन संस्थानों को बिना किसी नोटिस के फिर से संचालन की अनुमति कैसे मिली? ऑपरेशन ब्लैक थंडर में बता जनरली अनियमितताएं देखने में आ रही है। आज तक कोई चालान, आज तक जुर्माना ऐसा कुछ देखने में नहीं आया, ना ही कोई रिकॉर्ड में सामने आया। ये सभी रिपोर्ट में जो है संबंधित CMHO डायरेक्टर स्टेट को भेजते हैं, हमें भेजते हैं, उद्घाटन से पता लगेगा किस स्तर की कार्रवाई की। नहीं, अगले दिन तुरंत खोल दिया जाता है। इसके संबंध में उनसे जानकारी ली जाएगी क्यों खोला गया, क्या कारण। और ऐसे CMHO राजेश गुप्ता के खिलाफ में भ्रष्टाचार की शिकायत भी काफी आ चुकी है, कई अखबारों में भी छप चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो उस पर हम पूरा विभाग कार्रवाई करेगा और इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी। लेकिन इस तरह कोई लिखित शिकायत भ्रष्टाचार की या इस तरह कोई इंडिविजुअल कोई लेकर गया हुआ ऐसे मेरे संज्ञान में नहीं है फिलहाल। अखबारों में भी छप चुकी है, अगर मीडिया में पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। उसके अलावा अगर बात करें तो जो लैब और इन सब की बात करें तो लैब में क्या व्यवस्थाएं ठीक है? आप भी कई जगह पर गए हैं, इन लोगों ने ठीक होने पर भी ऐसा कुछ? लैब का ऐसा है कि उसका जो है प्रोटोकॉल लैब संचालित हो, लोगों को गुणवत्तापूर्वक सेवाएं मिले, राज्य सरकार की मंशा है और इसी के अनुरूप जो विभाग है समय समय पर इनकी जाँच भी करता है और कहीं कमी पाई जाती है तो उनको निर्देशित किया जाता है कि इसको ठीक करें और जब तक ठीक नहीं करें तब तक उसको बंद रखें।
और उचित उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा करके जो योग्य कार्मिक है उनके द्वारा ही जांच वगैरह कराएं। तो ये कार्रवाई जो है विभाग के द्वारा लगातार की जा रही है। जिले के डीग कस्बे में हालात अभी तक बहुत सुधरे नहीं है, जबकि डीग जिला बन चुका है। कस्बे में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाम और सेठों की दबंगाई ने जनता की परेशानी को और बढ़ा दिया है। हाल ही में मुख्य बाईपास पर ट्रेलर खड़ा कर माल रखवाने के कारण सड़क पर जाम लग गया। इस दौरान ट्रेलर के ड्राइवर ने गलती से एक प्राइवेट गाड़ी को खरोंच मार दी। जब ड्राइवर से बात की तो उसने कहा कि सेठों के आदेश है कि माल रखवाया जाए, वहीं जाम लगे या कोई समस्या है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्थिति इस बात को साफ करती है कि कस्बे में व्यापार करने वाले सेठों की दबंगाई के आगे प्रशासन नतमस्तक है। कस्बे में कई दुकानें ऐसी हैं जिनके सामने फुटपाथ पर 15 से 20 फीट तक अतिक्रमण किया गया है। कहाँ के हो गुरु जी आप? शाहपुरा। तो ये बताओ, आप ट्रक चलाते हुए टेलर तो ये आपने मेन रोड पे लगा दिया है, इसके लिए किसने कहा था आपसे? पार्टी वाला ही लगवाया है सर। पार्टी वाले कौन, सेठों ने? हाँ, सेठों ने लगवाया। ये मेन बाईपास है यार, सड़क के 2 रास्ते बंद हो रहे हैं आपके सर। वैसे तो कॉलोनी में तो हो जाता है, तो 100 कट्टे हैं बस। और ये मेन बाईपास है, ये बात तो 100 कट्टे की नहीं है, लेकिन आपको लगाने के लिए कौन कहता है इस चीज़ के लिए? अभी ट्रैफिक पुलिस और इसका कोई ध्यान नहीं है आपको, कैसा भी बाहर चल जाएंगे, अब क्या करें सर। यानी आपको कोई खौफ नहीं ट्रैफिक पुलिस का? है तो एक खौफ तो है, डर तो लगता है। खौफ होता तो ऐसे ऑन रोड नहीं लगाते यार आप। ये तो जबरदस्ती है आपकी मनमानी। जबरदस्ती नहीं किया यार। तो फिर आपने कैसे रोड जाम कर दिया है? जाम तो नहीं। ये गाड़ी आपकी आई है? हाँ। तो आप चाहे जहाँ रोड पे लगवा दो ऑन रोड, यानी कि टेलर ने ये कोई पब्लिक के लिए परेशानी, ट्रैफिक पुलिस किसी का खौफ नहीं है आपके लिए? रोड पे दुकान के आगे लगाई पड़ी। मेन बाईपास बंद है ये फिलहाल में, 16 टेलर गाड़ी है ये, और रात शादियों का समय चल रहा है। थोड़ी देर पहले गाड़ी भी यानी कि एक्सीडेंट हुआ था इसी टेलर से। मैं यो कह रहा हूँ कि अब बूटों के माल तो खले हुए कि भाई दुकान के आगे लगी है और फिर रास्ता भी छोड़वा दियो है। बाईपास पूरा बंद है फिलहाल यहाँ गाड़ी थे, आप यहाँ चीजें तो देखो। वही बात है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को जान से मारने की धमकी देने वाला मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को अनूपगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मदन राठौर से संपर्क कर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि धमकी देने वाला आरोपी की पहचान कर ली गई है। अनूपगढ़ में छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। वहीं घटना के पीछे की मंशा और संभावित षड्यंत्र का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि मदन राठौर राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। मुझे उच्च अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री मदन जी राठौर माननीय अध्यक्ष जो हैं उनको किसी ने मोबाइल पे गाली गलौज या धमकी दी है मारने की, और उसका जो मोबाइल नंबर है वो किसी हेतराम मंगलाव, आशीष कुमार पुत्र हेतराम मंगलाव के नाम से है, जो अनूपगढ़ का रहने वाला है। तो उस सूचना पे हमने जो है हमारी जो पुलिस की टीमें हैं, वो चूँकि मोबाइल तो स्विच ऑफ था, तो पुलिस की टीमें हमने भेजी और उसकी ढाणी के पास से ही जो है उसको दस्तयाब किया गया। तो दस्तयाब करके और उसको पुलिस की पार्टी लेकर के आई है। उससे प्राइमरी तौर पे जो पूछताछ की गई है, तो उसने अपने मोबाइल से जो है श्री मदन जी राठौर को फ़ोन करना स्वीकार किया है। सर, धमकी देने का कारण क्या है? धमकी देने का कारण वो कुछ भी नहीं बता पा रहा है। अपने आप को कभी पॉलिटिशियन बताता है, कभी कुछ बताता है, और पूर्व में भी जिला कलेक्टर महोदय को और एसपी ऑफिस में और थानों पे कई तरीके के परिवार भी वो देता रहता है, जो कि अब तक की जांचों में सारे ही परिवार से न्याय पाए गए। तो प्रारंभिक दृष्टि में इसकी मानसिक स्थिति कैसी लग रही है सर? बिल्कुल मानसिक रूप से ठीक नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा अनस्टेबल प्रतीत हो रहा है। और इसका जो लड़का है आशीष, उसने भी यही बताया कि इसके पिताजी की कुछ जो है मानसिक परेशानी है। सर, हेतराम ने अपने लड़के के नंबर से कॉल किया था मदन राठौर जी को। हेतराम जो नंबर इस्तेमाल कर रहा है वो सिम इसके लड़के के नाम से इशू है, बाकी तो उस मोबाइल का इस्तेमाल ये खुद कर रहा है। तो पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई कैसे की जाएगी सर?
आगामी जो भी विधिवत कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। बीकानेर संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने देर शाम रायसिंह नगर क्षेत्र का दौरा किया। यहां पहुंचने पर उन्हें पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने मतदाता सूची संक्षिप्त विशेष पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिंघवी ने राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और सरकार के आदेशों की पालना की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा संभागीय आयुक्त ने राजस्व संबंधी मामलों और अन्य सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यान्वयन के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। देखिए, आज का विशेष जो मेरा भ्रमण है रायसिंह नगर का, वो जो मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम, संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है, जिसका प्रारूप प्रकाशन 28 से 10 को हुआ था, और उसमें मेरा यही कहना है कि एक तो कोई भी पात्र जो व्यक्ति है जो 18 साल और 18 साल से ऊपर का है, उसके संदर्भ में यही कहा गया कि उसका नाम वंचित नहीं रहना चाहिए, उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ना चाहिए। जो लेडीज़ हैं जो विवाह करके यहाँ पर आती हैं या विवाह करके कहीं जाती है, तो उसके संदर्भ में भी नियमानुसार उनका नाम जोड़ने और हटाने की कार्यवाही की जानी चाहिए इसके संदर्भ में। और जो ERO स्तर पर जो फॉर्म्स का डिस्पोजल किया जा रहा है, किस तरह से वो डॉक्यूमेंट के साथ डिस्पोजल कर रहे हैं, उसका भी पूरा चेक किया गया है। इसके अलावा जो रेवेन्यू के केसेस हैं, उनके निस्तारण की स्थिति, कन्वर्जन के केसेस की स्थिति, इसकी भी पूरी समीक्षा की गई। और सामान्य जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसके साथ डिप्टी साहब से चर्चा की गई। और बाकी भी जो राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, उसके संदर्भ में जो कार्यक्रम होंगे, उसके बारे में विस्तृत चर्चा और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो भी हमें निर्देश प्राप्त हुए उसके अनुसार समस्त तैयारियां सुनिश्चित की जाए। बयाना में भारतीय किसान यूनियन अंबावता में अनाज मंडी के पास स्थित जीर्ण शीर्ण किसान भवन की मरम्मत या उसे फिर से नया बनाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम SDM दीपक मित्तल को सौंपा गया। यूनियन ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी अपने निजी लाभ के लिए किसान भवन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र कसाना ने कहा कि यह किसान भवन अनाज मंडी में अनाज बेचने वाले किसानों और मजदूरों के ठहरने और विश्राम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कुछ अधिकारी इसे अवैध रूप से नष्ट करने की और कोशिश कर रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन अंबावता के लेटर पैड पर मुख्यमंत्री जी के नाम SDM को एक ज्ञापन दिया है। जो कृषि उपज मंडी में किसान भवन था, किसानों के ठहराव के लिए, जो किसान दूर दराज से कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर से अपनी फसल लेके आता है, सरसों, गेहूँ, बाजरा, चना, जौ बेचने के लिए आता है, उसको ठहरने के लिए सुविधा थी किसान भवन में रुक जाए। वो किसान भवन जर्जर पड़ा था। अब सुनने में आया है कि किसान भवन को DLC रेट पर बेचने की तैयारी हो रही है कुछ आड़तियों के लिए। तो ऐसा हुआ तो किसान यूनियन इसका विरोध करेगी। हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि किसानों के लिए ठहराव के लिए किसान भवन, जिस ज़मीन पर किसान भवन बना हुआ है उसको किसान भवन को नई बिल्डिंग बनाई जाए या उसकी दुर्दशा ठीक करके किसानों के लिए किसान भवन तैयार किया जाए, जिससे किसानों को उनकी जो ठहरने की व्यवस्था हो सके। भरतपुर जिले में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और नदबई थाना क्षेत्र स्थित गांव रोनीचा में QRT 5 और गौ तस्कर के खिलाफ बीच में मुठभेड़ की गई। इस बीच मुठभेड़ में दोनों ओर से गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान 5 गौ तस्कर भागने में सफल हुए, जबकि एक तस्कर को हथियार समेत पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने आधा दर्जन गायों को मुक्त कराया, वहीं एक पिकअप गाड़ी को बरामद किया है। वहीं पकड़ा गया गो तस्कर भागते समय दीवार फांगते समय घायल हो गया, साथ ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बागोड़ा के किसानों ने बिजली वोल्टेज की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और तत्काल समाधान की मांग की। किसान बाबूलाल विष्णु ने बताया कि भालनी और जूनी बाली GSS पहले पुनासा 132 kV से जुड़े थे, लेकिन वोल्टेज नहीं मिलने के कारण उनकी मोटरें चल नहीं रही थी। बाद में इन दोनों GSS के जेरन 132 kV से जोड़ने की अनुमति दी गई और लाइन की भी खींचा गया। 25 नवंबर से वोल्टेज सुधार हुआ था। बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू की गई थी, लेकिन 2 दिन पहले अधिकारियों ने मनमानी करते हुए बिजली आपूर्ति भीनमार से शुरू कर दी, जिससे किसानों को सही लोड नहीं मिल पा रहा और मोटरें भी नहीं चल रही। इस वजह से किसानों में आक्रोश बढ़ा।
बयाना उपखंड के डांग क्षेत्र में थाना गड़ी बाजना इलाके में स्थित गांव खंडियापुरा में एक परिवार के दो पक्षों के बीच कुएं में खेतों की सिंचाई को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग शुरू हो गई और इसमें 8 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत बयाना के राजकीय रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भरतपुर रेफर किया गया। थाना गड़ी बाजना पुलिस के अनुसार अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट मिलने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। उधर अनूपगढ़ में बीएसएफ की 23वीं वाहिनी ने अपने 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली का उद्घाटन 23वीं वाहिनी के सेकंड इन कमांडेंट जगबीर सिंह बरवार ने फ्लैग दिखाकर किया। यह रैली बीएसएफ कैंपेन से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस कैंपस पहुंचेगी और इस रैली का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और आमजन को बीएसएफ के योगदान के बारे में जागरूक करना था। इस 3 दिवसीय आयोजन के तहत बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं नारी सशक्तिकरण पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया। मनोहर थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत बांसखेड़ी के बामन गांव की पाटरिया के खेतों में एक पैंथर का मूवमेंट देखा गया। यह पैंथर पहले भी सरेडी गांव के पास नीवच नदी किनारे नजर आया था। वन विभाग की टीम इस पैंथर के मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुई थी और आसपास के इलाके में किसानों को खेतों में सिंचाई के दौरान पैंथर से खतरा महसूस हो रहा है। पैंथर के पदचिन्ह भी खेतों में मिले, जिसके संकेत वन विभाग को दिखाई दिए और इसे गंभीरता से लेते हुए पैंथर के मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश अब की जा रही है। आसींद पंचायत समिति के ग्रिड रोड पर स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे इस घटना की जानकारी मिली, आसींद नगर पालिका की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। स्थानीय निवासियों और फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल टीम ने अपनी कड़ी मेहनत से जल्द ही आग पर नियंत्रण पा लिया।